दोस्तों सभी को नमस्कार। आप एक बार फिर नई पीढ़ी के एयरशिप प्रोजेक्ट में हैं। हमारे पास एक श्रेणी है पॉडकास्ट की एक सीरीज और आज हमारे साथ एक और मेहमान हैं अलेक्जेंडर इवचेंको। साशा, आने के लिए धन्यवाद। मैंने ये बहुत खुशी के साथ किया। मेरे लिए ऐसे पॉडकास्ट में आना सम्मान की बात है। बहुत बढ़िया, ये सुनकर अच्छा लगा। और आज हम तुम्हारे बारे में जानेंगे। तो हम ये जानना चाहेंगे कि तुम्हारा सफ़र कैसा रहा, तुम नई पीढ़ी के एयरशिप प्रोजेक्ट में कैसे आए, आम तौर पर तुम क्या करते थे, तुम कैसे इंसान हो। इसीलिए चलो हाँ, यहीं से शुरू करते हैं। अपने बारे में थोड़ा बताओ, शायद अपनी युवावस्था के बारे में, क्या करते थे, कहाँ पढ़ाई की और डिजिटल पीढ़ी प्रोजेक्ट तक का अपना सफ़र कैसे रहा। खैर मैं यहाँ शायद आंशिक रूप से अपनी इच्छा से नहीं बल्कि किस्मत के कारण आया हूँ। मेरा मतलब है, मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहाँ मेरी माँ और पापा दोनों ही कंस्ट्रक्टर थे। पापा ने यूं कहें तो अपने करियर की शुरुआत से ही लगभग हवाई यात्रा एयरशिप के क्षेत्र में काम किया। यानी जब उन्होंने सोवियत संघ में हवाई यात्रा एयरशिप के क्षेत्र में एक नई लहर शुरू करने की कोशिश की, तो 80 के दशक की शुरुआत में विशेषज्ञों को नियुक्त करना शुरू किया गया जब इस विषय को फिर से जीवित करने का फैसला किया गया। और इसी दौरान वे इस क्षेत्र में आ गए और डीकेबीए में काम करने लगे। इसलिए ये कहना कि मैंने अचानक कहीं से हवाई यात्रा एयरशिप के क्षेत्र में काम करने की इच्छा जताई सही नहीं होगा। यानी वह किसी न किसी मोड़ पर तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। हाँ, ये हमेशा मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रही है, चाहे ये अजीब ही क्यों न लगे। यानी सच कहूँ तो मैं खुद को कोई बहुत बड़ा एविएशन का फ़ैन नहीं कह सकता। मेरे दादा पायलट थे, पिता कंस्ट्रक्टर थे, और इस तरह ये अपने आप ही हो गया कि मैं बचपन से ही इस क्षेत्र में आ गया। यानी पहली बार करीब 9 साल की उम्र में मैंने हॉट एयर बलून की सवारी की थी। मुझे याद है जब यह सब शुरू हुआ था, जब वे डीकेबीए से चले गए थे। नहीं, मेरे पिता ने बाउमनका से पढ़ाई पूरी की थी और माँ के साथ दोनों को बाउमनका के बाद सीधे कोरोलियोव में नियुक्त कर दिया गया था। यानी शुरू में उन्हें और माँ दोनों को अंतरिक्ष से जुड़े काम करने थे, लेकिन माँ तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में ही रहीं, जबकि उनके लिए यह संभव नहीं हो पाया। उन्होंने वहाँ 1-2 साल छनीमश में किसी तरह समय बिताया और फिर देकबिया में काम करने चले गए। उनका सफ़र बड़ा हीरो जैसा था। वे हर दिन कोरोलियोव से डोल्गोप्रुदनी तक 3 घंटे सफ़र करते थे, वहाँ जाते थे फिर वापस आते थे। ये उस समय की बात है जब सोवियत दौर में ऐसा करना आम बात नहीं थी। मतलब जब मैं छोटा था तो मैं उनके काम से जलता था, क्योंकि मैं उन्हें देख नहीं पाता था और छुट्टियों में भी वे काम करते रहते थे, इतना कि उनसे मिलना भी मुश्किल हो जाता था। फिर हाँ, बाद में ऐसा हुआ कि जब 90 के दशक आए तो वह अपने दोस्त के साथ मिलकर ट्रैम्पोलिन और तरह तरह की फूली हुई आकृतियां बनाते थे, और ये सब किसी न किसी सामूहिक कार्यक्रमों में इस्तेमाल होती थीं। मैं भी जाता था, किसी न किसी मॉस्को की परेड में हिस्सा लेता था। मुझे याद है वहाँ भी छोटी छोटी गाड़ियाँ चलती थीं, कुछ आकृतियाँ होती थीं। मेरी उम्र करीब 16 साल थी। हम भी उन्हें उठाते थे, कुछ करते थे, कूदते थे, हाथ हिलाते थे। कुछ प्रदर्शनियों में भी इसी तरह की थीम होती थी। और फिर बाद में मेरा भी एक दौर आया जो शायद 3-4 साल तक रहा। वह भी हवाई गुब्बारों से जुड़ा हुआ था। ये टाइपिकल एरोस्टैट्स के साथ था। ये भी उनके डीकेबीए के एक पूर्व सहयोगी थे। उनके पास अपने टाइपिकल एरोस्टैट्स थे और वे भी कॉरपोरेट थे। मुझे नहीं पता क्या इस कंपनी का नाम लेना सही है। नहीं, वहाँ एमटीएस था, नेस्कैफे था। एमटीएस ई वह बस एमटीएस का लोगो था। नेस्कैफे में एक कप था और वे नियमित रूप से ऑर्डर करते थे। हम अलग अलग इवेंट्स में जाते थे। वहाँ भी हम ये एरोस्टैट्स लगाते थे। ये उड़ाने नहीं थी, बस रस्सियाँ फैलाते थे और आप वहाँ बैठते थे। ये वही परेड्स हैं जहाँ विशाल गुब्बारे फुलाए जाते हैं। नहीं, ये परेड नहीं थे, ये बस कुछ विज्ञापन अभियान मात्र थे। आमतौर पर वास्तव में शहर के दिन या किसी जिले के दिन मनाए जाते थे। मुझे याद है 2 नए साल मैंने मेदवेदकोवो में मनाए। मुझे याद है अच्छा हुआ कि मैं नहीं गया, और मेरे सारे दोस्त भी वहीं काम करते थे। उसका एक दोस्त था जो पायलट था, पावेल कोनोनेंको, जो अब हमारे यहाँ पेरोचनिस्ट के तौर पर काम करता है। वह वहाँ पायलट के रूप में काम करता था। एक और था ब्लागोव। और फिर एक टीम थी जो सिलेंडर, सारी चीज़ें, गुब्बारे की खोल, रस्सियाँ उठाती थी और लोगों को इधर उधर भेजती थी। वहीं होते थे। क्या यह कोई अलग संगठन था जो इन्हीं एरोस्टैट्स के निर्माण का काम करता था, या फिर यह उसी संगठन का हिस्सा था। संचालन का। विभिन्न प्रकार के, और ऐसा हुआ कि तुमने वहाँ किसी तरह से किसी भी रूप में भाग लिया था।
हाँ, मैं हॉट एयर एरोस्टेट की टीम का सदस्य था। ये सब आखिर कब हुआ था? उस समय तुम्हारी उम्र कितनी थी? शायद 19 साल की उम्र से लेकर 22 या 23 साल की उम्र तक। यानी हम लोग मॉस्को पीटर जाते थे, क्रास्नोडार और ऐसे ही कुछ अन्य शहरों में भी जाते थे। वहाँ क्या दिलचस्प था, जैसे कोस्त्रोमा के बारे में दिलचस्प था। अच्छा, वहाँ नहीं गया। वहाँ पहुँचे तो शहर का स्थापना दिवस था और पूरे दिन शहर में कई बल्कि बहुत सारी मनोरंजन की गतिविधियाँ थीं। वहाँ 5 हॉट एयर एरोस्टैट लाए गए थे और फिर उन गुब्बारों को उड़ाया गया और बस उसके बाद कोई मनोरंजन नहीं था। ये सब एमटीएस ने प्रायोजित किया था और नतीजा ये हुआ जैसा मुझे बताया गया कि वहाँ एमटीएस के 20 सुरक्षा गार्ड थे, 5 गुब्बारे थे और कई हजार नशे में धुत लोग थे जो सब अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और छूना व उड़ना चाहते थे। आखिर में जब वे एरोस्टैट्स को समेटने लगे तो उन पर बोतलें फेंकी जाने लगीं। संक्षेप में, यानी ऐसे काफ़ी सख्त आयोजन होते थे। हर बार मुझे ये भी मज़ेदार लगता था, जैसे शहर का दिन होता था, हम अपना एरोस्टैट लगाते थे, खड़े रहते थे, फिर वहाँ मंच होता था और हमारी जिम्मेदारी होती थी कि भीड़ को गर्म करें। फिर हम अपना सामान समेटते थे और उसके बाद मंच पर मुख्य कार्यक्रम चलता था। मतलब मेरे साथ हमेशा ऐसा होता था जैसे सोचते हो और तुम खड़े रहते हो। और कभी-कभी जब हम 2-3 लोग होते थे और गुब्बारा होता था और भीड़ हमारे चारों ओर होती थी, तुम उसके चारों ओर घूमते हो, उसे इधर-उधर भगाते हो, लेकिन वह भीड़ बस सिकुड़ती जाती है। हाँ, और फिर किसी पल मंच काम करना शुरू कर देता है और सारी भीड़ वहाँ चली जाती है और ऐसा लगता है फू बचाव मिल गया। हाँ, वहाँ सच में सब कुछ बहुत ज़्यादा था। मैं सोचता हूँ वहाँ कुछ लोगों को भेज दो, सोचता हूँ ताकि वे उन एरोस्टैट्स पर उड़ जाएं। बस ऐसा मौका दे दो। क्या वे वाकई बड़े होते हैं? तापीय एरोस्टैट? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। हाँ। हाँ, हाँ, काफ़ी बड़ा होता है। ये 4 लोगों को ले जा सकता है। सैर-सपाटे होते हैं, बस हमारी विशेषज्ञता कुछ और थी। मतलब आमतौर पर, या यूँ कहें, कुछ लोग होते हैं जो ख़ास तौर पर सैर-सपाटे करवाते हैं, यानी कोई ऐसी जगह जहाँ उड़ान भरी जा सके। वहाँ लोगों को टोकरी में बैठाया जाता है, ऊपर उठते हैं और कुछ दूरी तक उड़ते हैं। कुछ तापीय गुब्बारे सैर-सपाटे के लिए होते हैं और कुछ विज्ञापन के लिए। ये एक ही होते हैं। बस हमें पैसे इसलिए मिलते थे क्योंकि हम कहीं भीड़ में खड़े रहते थे। अपने छात्र जीवन के बारे में थोड़ा बताओ। तुमने कहाँ पढ़ाई की? मैंने MIRA संस्थान, मॉस्को रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमेशन संस्थान में अपनी पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी की। मेरी मुख्य विशेषज्ञता थी रेडियो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और यंत्रों का एक कुशल डिज़ाइनर और निर्माता। मैंने इसे पूरी तरह से पूरा नहीं किया था, अगर ये वास्तव में महत्वपूर्ण है। इसे काट भी सकते हैं। बाद में मैंने सिनर्जी संस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी IT में अपनी स्नातक की पढ़ाई की। मेरी एक और कोशिश ये थी कि मैं तकनीकी संस्थान में अपनी पढ़ाई शुरू करूं, अंतरिक्ष यानों का प्रबंधन, कुछ इसी तरह की दिशा में। तो मतलब आपको अंतरिक्ष के प्रति कुछ आकर्षण था? हाँ, बिल्कुल, ये कोरोलियोव में था। हाँ, 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 किसी चीज़ के लिए। ये भी प्रतीकात्मक है कि ये कोरोलियोव में ही था। अच्छा, तो कृपया थोड़ा विस्तार से बताइए कि आप कुल मिलाकर डिरिजेबल्स एयरशिप्स के इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में कैसे आए? मेरी समझ से। इसके बाद मेरी एक थीम थी जो वायुपोत एयरशिप से जुड़ी थी। मैं चीन गया था। वहाँ मैंने पूमा नामक एक विशाल एरोस्टेट के साथ ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन का ऑपरेटर का काम किया। फिर मैंने 5 साल अवगुर में एक इंजीनियर टेस्टर के रूप में काम किया, यानी हम विभिन्न प्रकार की अलग अलग यूनिट्स का गहन परीक्षण करते थे और मैं अपनी टीम के साथ मिलकर उनके संचालन में भी सक्रिय रूप से शामिल था। हमारे पास वहाँ इन यूनिट्स के कई प्रकार और मॉडल उपलब्ध थे। साशा, कृपया हमें विस्तार से बताओ कि तुम कब से इस महत्वपूर्ण डिरिजेबल एयरशिप प्रोजेक्ट से जुड़े हो? तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे और इस परियोजना में तुम वास्तव में क्या काम करते हो? मैं इस प्रोजेक्ट से नवंबर के महीने में जुड़ा था। मुझे बुलाया गया था। तो तुम यहाँ बिल्कुल शुरुआत से हो, मतलब पिछले साल नवंबर से ही? हाँ, पिछले साल नवंबर में मुझे वॉल्व्स क्लैपनों पर काम करने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि करीब 1 या 2 साल पहले मैं एटलस कंपनी में भी इसी तरह के वॉल्व्स पर काम कर रहा था, जो अवगुर और इस प्रोजेक्ट के बीच थी। तो वहाँ भी तुम यही काम कर रहे थे? हाँ, 2 साल पहले की बात है। मैंने जुबकेविच के साथ सहयोग किया। ब्रिन के लिए वॉल्व्स का एक बैच बना रहे थे, स्टेट्स भेज रहे थे ब्रिन के लिए? इजरायलियों के जरिए। हाँ, जो भी एयरशिप्स का काम करते हैं। मतलब
वह हमारे पास इज़राइल के ज़रिए आया था ताकि हम उसके लिए कुछ विशेष रूप से बनाएं। हाँ, मैंने खुद ही टेंट वॉल्व्स बनाए थे। तो इसका मतलब वहाँ अभी तुम्हारे वॉल्व्स हैं? मुझे नहीं पता। सुनो, लेकिन खुद ये तथ्य कि ऐसा अनुरोध आया था और ऑर्डर भी मिले थे, ये वास्तव में बहुत अच्छा है। हमने उनके लिए हीलियम पंपिंग सिस्टम भी बनाई थी, लेकिन उन्होंने उसे नहीं लिया। उन्होंने पैसे दिए, बनवाया, लेकिन वह उन्हें पसंद नहीं आई। मुझे लगता है वे अलग-अलग विकल्पों का परीक्षण कर रहे। बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये सही है। शायद उन्होंने अपने लिए कोई एक अवधारणा तय कर ली होगी। हाँ, क्योंकि उनके लिए ऑर्डर देना अपेक्षाकृत काफ़ी सस्ता है। तो और नवंबर महीने से इसका मतलब तुम पहले से ही प्रोजेक्ट में हो? हाँ, एरोनोवा प्रोजेक्ट में, यानी मेरी मौजूदा भूमिका। हाँ, मैं अपने सहयोगी सर्गेई वेरेश्चागिन के साथ मिलकर वीजीएस एग्रीगेट्स पर काम कर रहा हूँ, यानी मुख्य रूप से ये फैन और वॉल्व्स हैं। उनका मॉडलिंग क्या है फिर? हाँ, हाँ, हम टी-फ्लेक्स ऑटोमेटिक डिज़ाइनिंग सिस्टम में उनका मॉडलिंग करते हैं। हाँ, हम वास्तव में यही करते हैं। हम साथ ही हमारे पास यहाँ 3D प्रिंटर भी है, जहाँ हम कोशिश करते हैं कि अधिकतम जितने भी पुर्ज़े हैं, उन्हें प्रिंट करें। भले ही हमारे कई विरोधी कहते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है, सब कुछ अली एक्सप्रेस से खरीदा जा सकता है इधर-उधर। लेकिन अब जब 3D प्रिंटिंग का यह उन्नत क्षेत्र सामने आया है, तो हम बिना किसी भौतिक वर्कशॉप में जाए जटिल आकारों को आसानी से प्रिंट कर सकते हैं और उनका पूरी तरह से परीक्षण कर सकते हैं। यानी कि अधिकतम कितना कुछ प्लास्टिक से बनाया जा सकता है, ये एक सवाल है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि सब कुछ खुद बनाएं। मुझे लगता है मैं शायद उन लोगों से सहमत नहीं हूँ जो कहते हैं कि ये सब करने की क्या ज़रूरत है। मुझे लगता है ये एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं कि उत्पादन का अधिकांश हिस्सा हम खुद कर सकें और इसके लिए हमें ये सभी चरणों से गुजरना होगा। हाँ, ज़रूरी नहीं कि हमें सब कुछ तुरंत ही सही मिल जाए, लेकिन सच कहूँ तो चाहे कोई भी आयात प्रतिस्थापन का मजाक उड़ाए, मैं मानता हूँ कि यह होना चाहिए। और भले ही यह कुछ चीज़ें कमतर हों, लेकिन कभी-कभी इन कमतर चीज़ों का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। अनुभव हासिल करने के लिए। हाँ, और हमारे अपने विशेषज्ञ भी हैं और ये विशेषज्ञ दूसरे विशेषज्ञों को भी आगे बढ़ाते हैं और इसी वजह से एक संपूर्ण बुनियादी ढांचा तैयार होता है। और इसी तरह हम जितने अधिक क्षेत्रों को अपने अधीन कर सकते हैं उतना अच्छा है। हाँ, भविष्य के लिए भी यह एक नींव है और फिर नकारात्मक अनुभव भी एक अनुभव ही है। बिल्कुल, मेरा मानना है कि हमें अधिक से अधिक योग्य कर्मियों को तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए। अरे, आखिर सभी को तो कुछ पुर्जे फिर से बेचने नहीं हैं। और जितना संभव हो सके तैयार कंपोनेंट्स मंगवाने के बजाय सब कुछ खुद ही बनाना वास्तव में कहीं अधिक बेहतर है। हाँ, नहीं, बिल्कुल, पूरी तरह से अलगाववाद में जाना भी सही नहीं है, लेकिन कुछ संतुलन बनाए रखना चाहिए, कम से कम मुख्य घटकों के मामले में। हाँ, कम से कम ऐसे लोग तो होने चाहिए जिन्होंने कोशिश की हो, भले ही वे सफल न हुए हों, लेकिन वे अपने अनुभव के आधार पर यह तय कर सकते हैं कि कौन सा उत्पाद चुनना है, क्योंकि वे जानते हैं। उन्होंने इसे करने की पूरी कोशिश की है और अब उनके पास इस दिशा में काफ़ी अनुभव है। वे उन लोगों की तुलना में बहुत अधिक गहराई से समझते हैं जो सिर्फ तैयार उत्पाद चुनते हैं। तो तुम्हारा काम कुल मिलाकर कैसे चलता है? मतलब शुरू में क्या आप लोग 3D मॉडलिंग से शुरू करते हैं? शुरुआत में हमारे नेतृत्व की तरफ से एक तरह का टेक्निकल टास्क टीजेड आता है। मेरे प्रमुख हैं जुबकेविच, जो एक बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं और उनके पास बहुत सारा ज्ञान है। वे तकनीकी कार्य टेक्निकल टास्क को बहुत ही स्पष्ट रूप से तैयार करते हैं। कई बार वे कुछ चीज़ें पहले से बता सकते हैं कैसे करना है, फिर भी वे बहुत लचीले तरीके से काम करते हैं। अगर मैं कोई दूसरा समाधान सुझाता हूँ, वे उसे समझदारी से स्वीकार करते हैं। यानी शुरुआत इसी से होती है और फिर हाँ, मेरी मुख्य भूमिका शुरू में 3D मॉडल बनाना है। फिर उन 3D मॉडल से हम प्रिंटिंग की प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं, उन्हें सफलतापूर्वक प्रिंट करते हैं और उसके बाद असेंबली की प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं पर कुछ चलने वाले मैकेनिज्म भी होते हैं, ये सब कुछ 3D मॉडल में ध्यान में रखा जाता है और विकसित किया जाता है। हाँ, और फिर हमारे पास एक परीक्षण स्टैंड होता है, हम उस पर रखते हैं। हाँ, मुझे लगता है कई बार बहुतों ने देखा होगा एक अलग ऐसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एयर गैस सिस्टम स्टैंड रिसीवर। रिसीवर। हाँ, यानी ये एक छोटा वॉल्यूम वाला एयर चैम्बर होता है।
जिसमें ये वॉल्व लगाए जाते हैं और वहीं पर इनका परीक्षण किया जाता है ताकि किसी भी खामी का पता चल सके, उसी पार्ट को और बेहतर बनाया जा सके। और इसके बाद इसे उड़ान यान पर लगाया जा सकता है और इसे लगभग वास्तविक परिस्थितियों में देखा जा सकता है, क्योंकि परीक्षण स्टैंड भी एक तरह से आदर्श स्थिति है, लेकिन यह सिर्फ हाथ में घुमाने जैसा नहीं है। इसे वास्तविक परिस्थितियों में देखना यानी प्रक्रिया T.Z तकनीकी कार्य से शुरू होकर कंप्यूटर मॉडलिंग, निर्माण, परीक्षण स्टैंड पर परीक्षण और फिर अंत में उड़ान यान पर प्रायोगिक संचालन तक जाती है। यानी हमारे यहाँ एक काफ़ी पूर्ण चक्र होता है और हमारे यहाँ यह काफ़ी नवाचारपूर्ण भी है। 3D प्रिंटिंग भले ही अब यह आम लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो गई है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसके प्रति संदेह रखते हैं। लेकिन हम इससे अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। साथ ही ये क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है। प्रिंटरों में भी सुधार हो रहा है और वे बेहतर बन रहे हैं। अभी हाल ही में तुम एक प्रदर्शनी में गए थे, मुझे पता है, सर्गेई के साथ। वहां तुमने इस क्षेत्र में कुछ नए समाधान और नो हाउ देखे और तलाशे। जैसे जैसे सामग्री बेहतर हो रही है, वैसे वैसे खुद तकनीक भी। हाँ, यह क्षेत्र अभी बहुत तेज़ी से और प्रभावशाली ढंग से विकसित हो रहा है और यह न केवल आम उपभोक्ता की दिशा में विकसित हो रहा है, बल्कि अब तो कई लोग अपने निजी घरों में छोटे प्रिंटर लगाकर कुछ आवश्यक चीज़ें छाप रहे हैं। लेकिन इसका उल्टा भी हो रहा है, यानी औद्योगिक दिशा में भी, जहाँ बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। बेशक यह पूरी तरह से औद्योगिक या सीरियल उत्पादन जैसा नहीं है, लेकिन अगर कहीं कुछ गिनी चुनी चीज़ों की ज़रूरत है, सैकड़ों हज़ारों की नहीं, तो ऐसे मामलों के लिए यह एक अच्छा समाधान बनता जा रहा है। शायद कुछ लोग इस बात से अवगत नहीं होंगे, लेकिन अब ऐसे उन्नत प्रिंटर उपलब्ध हो गए हैं जो धातु से भी जटिल पुर्जे और घटक बना सकते हैं। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, गुणवत्ता, मजबूती और घनत्व के मामले में ये बिल्कुल भी कम नहीं है, जैसे कि अगर वही चीज़ पारंपरिक लेथ मशीन पर बनाई जाती है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये तो है ही। बहुत बढ़िया। इसीलिए ऐसी तकनीकों और समाधानों पर हम कम से कम अब भी विचार कर रहे हैं, और अगर किसी चरण पर हमें लगेगा कि इसकी ज़रूरत है, तो मुझे लगता है हाँ हाँ। ऐसी चीज़ें हमारे पास भी आ जाएंगी। हम नोवा 01 के लिए वॉल्व्स पर काम कर रहे थे, मैंने देखा अब नोवा 2 के लिए बड़े वॉल्व्स पर भी काम चल रहा है। हाँ, इस पर पहले से ही सक्रिय रूप से काम हो रहा है, यानी हमें और बड़े वर्किंग एरिया वाले प्रिंटर खरीदने होंगे। लेकिन मूल रूप से जो प्रिंटर हमारे पास अभी उपलब्ध हैं, उन्हीं पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं और इसका प्रोटोटाइप लगभग पूरी तरह से तैयार है। हाँ, मुझे जो हमारे पास पहले से मौजूद था उसे सफलतापूर्वक फिट करने में कामयाबी मिली। मैंने उसे कर्ण पर रखकर ऊपर की ओर ठीक से स्थापित किया। बिल्कुल, बाद में मैं वे सभी हिस्से नहीं छापूंगा जो सीधे उपकरण पर लगेंगे, लेकिन एक प्रोटोटाइप के तौर पर हाँ, मैंने उन्हें पूरी तरह से छापा है। अभी मैं इसके चलने वाले महत्वपूर्ण हिस्सों को जोड़ रहा हूँ। ये भी सब पूरी तरह से प्लास्टिक से ही छापे गए हैं। बाद में कुछ छड़ें और अलग अलग धातु के हिस्से होंगे, लेकिन अभी काइनेमेटिक स्कीम की जांच करने के लिए सब कुछ प्लास्टिक से छापा गया है और इससे देखा जा सकता है कि क्या यह आवश्यक दबाव देता है, क्या यह सहन कर पाता है, और बाकी सभी पैरामीटर भी देखे जा सकते हैं। साथ ही प्लास्टिक हमें खुद संरचना को हल्का बनाने की सुविधा देता है, जो हमारे लिए भी एक बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है। एयरशिप्स में जितना संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सों को हल्का बनाना ज़रूरी है, ताकि उपयोगी भार बढ़ाया जा सके। हाँ हाँ हाँ। हाँ, और यह बहुत ही हल्का भी है और किसी महंगे धातु से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ जांचा जा सकता है और फिर अलग अलग हिस्सों को, मान लीजिए, धातु में तैयार कराया जा सकता है। अब आप और किस पर काम कर रहे हैं? साथ ही मैं अपने सहयोगी के साथ पंखे का परीक्षण भी कर रहा हूँ, यानी आंशिक रूप से यह जिम्मेदारी मुझ पर है। यानी मेरे सहयोगी सर्गेई वेरेश्चागिन पंखा विकसित कर रहे हैं, यानी वह 3D मॉडल बनाते हैं, उसे प्रिंट करते हैं, और परीक्षण स्टैंड पर काम, यानी यह भी आंशिक रूप से मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि अवगुर में मेरा इस क्षेत्र में काफ़ी अनुभव है परीक्षण स्टैंड पर काम करने का। हमने वहाँ मूल रूप से इस स्टैंड का प्रोटोटाइप, बल्कि कहें तो इसकी पहली संस्करण वहीं विकसित की थी। यानी हमने यहाँ इसे शुरू से नहीं बनाया, बल्कि पहले से तैयार अवधारणा को अपनाया। यानी वहाँ हमारे पास पहले से ही रिसीवर बना हुआ था और मापने वाले उपकरण भी मुझे पहले से पता थे कि कौन से लेने हैं। यानी सेंसर प्रोग्राम भी मेरे द्वारा पहले ही लिखी जा चुकी थी,
ताकि मॉनिटर पर विजुअल डिस्प्ले और फाइल में रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल हो सके। यानी सब कुछ पहले से तैयार था, यहाँ कुछ भी नया सोचने की ज़रूरत नहीं थी। याद दिला दें कि ये पंखे हमें एयर बैलून के बैलूनेट में हवा भरने के लिए बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी हैं। हाँ, जब तक हम कठोर संरचना वाले एयरशिप्स बनाना शुरू नहीं करते, तब तक हमें यही संयोजन चाहिए होगा। हाँ, पंखे, या अगर इसे और समझदारी से कहें तो वीपी, क्योंकि वहाँ हमारे पास सिर्फ पंखे ही नहीं, बल्कि एक चेक वाल्व और कुछ अन्य तत्व भी हैं। हमारे यहाँ इसे एक विशेष शब्दावली में वायु प्लावक पूर्ति इकाई कहा जाता है। हाँ, और एक सुरक्षा वाल्व भी है, यानी ये दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, जिससे ज़रूरत के हिसाब से अतिरिक्त हवा को बाहर निकाला जा सकता है या फिर नई हवा को भरा जा सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस समय एयरशिप्स को किस प्रकार की परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। हमने अभी तक तुम्हारे अवगुर में तुम्हारे अनुभव के बारे में केवल थोड़ा सा ही बात की है। कृपया बताओ, तुमने वहाँ कितने समय तक काम किया और तुम्हारा समग्र अनुभव कैसा रहा? असल में मैंने अवगुर में लगभग पूरे 5 साल तक बहुत गहराई से काम किया। हाँ, ये भी दिलचस्प था कि जब मैं वहाँ आया तब सरकारी रक्षा आदेश था और मैंने सभी चरणों को देखा और उनमें भाग भी लिया, शुरुआत से लेकर अनुसंधान और विकास आर&डी तक। यानी हम कुछ चीज़ें बनाते थे, दिखाते थे, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें, मान लीजिए यह रबर हमारे काम के लिए उपयुक्त है या नहीं, और फिर आगे चलकर सरकारी परीक्षणों में भी भाग लिया, जब तैयार उड़ने वाला यंत्र सरकारी आयोग को दिखाया जाता था। मतलब बहुत सारे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी आते थे और वे यह तय करते थे कि इस विशेष यंत्र को इस्तेमाल के लिए स्वीकार करना है या नहीं। वह कंपनी जो चुबाइस के तहत बिजली का काम करती थी, मुझे उसका सटीक नाम बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। कोई बड़ी रूसी कंपनी थी जो लोगों और उद्यमों को बिजली बेचती थी। उन्होंने यह तय किया कि वे एयरशिप्स, खास तौर पर विशालकाय एयरशिप्स की मदद से अपनी नेटवर्क, या कहें अपनी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की निगरानी करेंगे। और किरजाच में अपने विभाग के लिए उन्होंने एक विशाल डिरिजेबल ड्रोम भी बनाया था। उन्होंने एक बड़ा हैंगर और एक विस्तृत मैदान खरीदा। ये बहुत पहले की बात है, बाद में ये किसी अलग और सुव्यवस्थित संरचना में संगठित हो गया। कई AU-30 विमान बनाए गए थे, यानी यह योजना थी कि उनमें बोर्ड पर आवश्यक उपकरण लगे होंगे। वे, मान लीजिए, उच्च वोल्टेज बिजली की लाइनों के साथ उड़ेंगे और पूरी स्थिति की सावधानी पूर्वक निगरानी करेंगे, इस संपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की। कि इस हम हाँ 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 जी। ये प्रोजेक्ट कितना सफल रहा? क्या यह वास्तव में लागू हुआ या नहीं? जहाँ तक डिरिजेबल ड्रोम और एयरशिप्स की बात है, वह लागू हो गया, लेकिन जो आगे की मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी तरह से कार्य करने वाली योजना थी, वह पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाई। मैं तो ये भी नहीं कहूँगा, बल्कि मुझे ये पता भी नहीं है कि किस कारण से, लेकिन हाँ, ये सच है। शायद भविष्य के पॉडकास्ट्स में हम अपने बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे, शायद उन्हें पता हो, उन्होंने भी ज़रूर इसके बारे में सुना होगा। हाँ, अवगुर के पास विदेशों में एयरशिप्स बनाने के लिए और भी कई प्रोजेक्ट्स थे। मेरे हिसाब से सबसे सफल प्रोजेक्ट था डिरिजिबल, थाईलैंड में एक प्रिंस के पास इस्तेमाल किया गया था। मैं खुद उस व्यक्ति से मिला था जो कई साल थाईलैंड में रहा था। वहाँ वह सच में उड़ता था। वहाँ शाही परिवार का एक प्रिंस था। वह बस एविएशन का दीवाना था। उसके पास हवाई जहाज थे, हेलीकॉप्टर थे, और एक समय पर उसने चाहा कि उसके पास एक डिरिजेबल भी हो। उसके लिए डिरिजेबल बनाया गया। कितने आकार का था? ये कौन सी मॉडल थी? ये AU-30 से छोटा था। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे मॉडल का नाम याद नहीं है। AU-30 से छोटा था, एक छोटा डिरिजेबल था। खैर, वह वहाँ सक्रिय रूप से उड़ता था, उसका उपयोग होता था। वहीं अवगुर के कर्मचारी भी रहते थे, जो यूं कहें तो सेवा में मदद करते थे। सेवा करते थे। हाँ, प्रिंस ने उन्हें अपनी पूरी देखरेख में ले लिया। यूं कहें तो हाँ हाँ हाँ, ये एक बुरा प्रोजेक्ट बिल्कुल भी नहीं था। वहीं हाँ, इस व्यक्ति के अनुसार, उसकी बातों से मैंने यह समझा कि उसके जीवन के सबसे अच्छे और महत्वपूर्ण साल वहीं बीते।
वैसे इस डिरिजेबल की आगे की किस्मत भी दिलचस्प है, वहाँ सब कुछ कैसे हुआ? नहीं, देखिए, दरअसल आवरण पूरी तरह से खराब हो गया था और एक नई आवरण के निर्माण में भी कुछ खास बात नहीं बन पाई थी। और कुल मिलाकर रूस में एयरशिप्स का विकास भी जैसे पूरी तरह से थम सा गया था। वैसे तुम्हें क्या लगता है, क्यों इतनी सारी संस्थाएं मौजूद थीं? इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन कम से कम कुछ तो थीं। मेरा मानना है कि एयरशिप्स का विषय थोड़ा क्यों ठंडा पड़ गया, इसका कारण यह है कि वे विमानन के साथ प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाए, खासकर उनके सैन्य उपयोग के संदर्भ में, क्योंकि ये दोनों एक तरह से समानांतर संरचनाएं थीं। उस समय उनके लिए काम करना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि वे एक ही क्षेत्र में एक दूसरे के साथ लगातार टकरा रहे थे, और इस तीव्र प्रतिस्पर्धा की दौड़ में विमानन ने अंततः जीत हासिल की, क्योंकि वे सैन्य उद्देश्यों के लिए भी अधिक प्रभावी ढंग से अनुकूलित थे। उपयोग में, संचालन में। संचालन में उन्हें विशाल हैंगरों की आवश्यकता नहीं होती, शायद यह अधिक सस्ता भी साबित हुआ। नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात उनकी युद्ध क्षमताओं के कारण थी। यानी उस समय लक्ष्य कुछ अलग थे, सैन्य और खासकर सैन्य मामलों में हवाई जहाज़ों को बनाना तेज़ और सस्ता था। उन्हें यूं कहें तो उन्हें संचालित करने के लिए कम स्टाफ की आवश्यकता होती है, और कुल मिलाकर वे स्वयं भी आकार में छोटे, अत्यधिक कॉम्पैक्ट, आसानी से मोबाइल और अधिक फुर्तीले होते हैं। उस समय सैन्य उद्देश्यों के लिए यह यूं कहें तो बहुत अधिक फायदेमंद था। अब मुझे लगता है, हाँ, हवाई जहाज़ और मिसाइलें धीरे-धीरे उन्हें बाहर कर देंगी। मुझे नहीं पता कि मेरे इस विचार विमर्श की कितनी जगह है इस पॉडकास्ट में। मिसाइलें और ड्रोन। तो चलिए भविष्य में देखेंगे कि इतिहास के पन्नों से कौन बाहर हो जाता है। तो तुम खुद एयरशिप्स के बारे में क्या सोचते हो? क्या उनका कोई वास्तविक भविष्य है? हवा में उड़ने का भविष्य थोड़ा धुंधला है, लेकिन ये कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि सीधे शब्दों में कहें तो आर्किमिडीज का सिद्धांत बल है, और वह भी कहीं नहीं जाने वाला, और लोग फिर भी धीरे धीरे इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते रहेंगे। यानी किसी न किसी रूप में हमारे लिए जानी पहचानी आकृतियाँ, जैसे सिगार के आकार वाले विशालकाय एयरशिप्स या कोई और भी उन्नत और भी जटिल। लेकिन हाँ, जैसे आर्किमिडीज का बल कहीं नहीं जाएगा, वैसे ही लोगों की इसे इस्तेमाल करने की तीव्र इच्छा भी बनी रहेगी, और किसी न किसी रूप में मुझे लगता है किसी समय ऐसे कुछ उपकरण निश्चित रूप से बनाए जाएंगे जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आ जाएंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से तो ये भी जानता हूँ कि वे किसके द्वारा बनाए जाएंगे। ये कंपनी एरोनोवा द्वारा बनाए जाएंगे। आप हमारी गतिविधियों को समग्र रूप में कैसे देखते हैं? जैसे कि अगले 5-10 सालों में एयरशिप का निर्माण और उनका भविष्य क्या होगा, विशेष रूप से इस क्षेत्र में? खैर, सब कुछ स्थिरता पर निर्भर करता है। यानी मैंने कई बार देखा है कि अगर स्थिरता है और कोई समूह एक साथ है, और अगर वहाँ उनका नेतृत्व बिल्कुल पागलपन भरा नहीं है, तो वहाँ आंतरिक संबंध बन जाते हैं, और वे फिर भी एक उत्पाद तैयार कर ही देते हैं। हाँ, अगर वहाँ उस कहानी जैसी स्थिति नहीं बनती, जिसमें हंस, केकड़ा और मछली अलग अलग दिशाओं में खींचते हैं, कुछ एक चीज़ चाहते हैं, दूसरे दूसरी, तीसरे तीसरी, तो ऐसी स्थिति में भी रुकावट आ सकती है। और अगर किसी हद तक आगे विकास हो रहा है, तो उसमें भी एक तरह का तालमेल होता है। अगर ये योजनाबद्ध तरीके से हो, तो परिणाम भी अपने आप सामने आने लगते हैं। मुझे लगता है हम एक योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इसी वजह से हमारे पास पहले छोटा एयरशिप्स था, फिर दूसरा थोड़ा बड़ा, तीसरा, और फिर आगे-आगे इसी तरह। हाँ, यही वह अवधारणा है कि हमारे पास पहले नोवा 01 है, फिर नोवा 02, फिर 835। हाँ, अगर सब कुछ इसी तरह विकसित होता रहा, तो मुझे लगता है कि वह समय दूर नहीं जब मैं खुद भी, सच कहूँ तो, हैरान रह जाऊंगा। लेकिन यह एक सुखद हैरानी होगी कि एयरशिप्स रूस के ऊपर उड़ रहे होंगे, और शायद सिर्फ रूस के ऊपर ही नहीं। मुझे पता है तुम्हारे भी अपने विचार हैं कि उन्हें कहाँ उड़ना चाहिए। इसके बारे में मैं शायद किसी और पॉडकास्ट में विस्तार से साझा करूँगा। तो हाँ, हमारे पास ऐसे कर्मचारी भी हैं जो मानते हैं कि उन्हें सिर्फ देश के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें दूसरी ग्रहों के वायुमंडल में भी उड़ना चाहिए। और असल में शायद ये सबको पता नहीं है, लेकिन एरोस्टैट्स, हवा में तैरने वाले गुब्बारे,
वीनस ग्रह पर भी उड़ चुके हैं। हाँ, हमारे पास दिमित्री सर्गेविच खमेल हैं जिन्होंने उन्हें वहां भेजा था सन 80 के दशक में। हाँ, सोवियत संघ ने ऐसे। जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना तो मुझे लगा कि यह कोई विज्ञान कथा है, एक काल्पनिक कहानी, लेकिन वास्तव में सच में ऐसे अद्भुत और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स मौजूद थे। तो शायद बहुत दूर नहीं है वह दिन जब विशालकाय एयरशिप्स और एरोस्टेट्स शुक्र ग्रह यानी वीनस ग्रह पर होंगे। मुझे फिर भी लगता है कि शुरुआत में हमें अपने आकाशीय क्षेत्रों को अच्छी तरह से समझना चाहिए, उसके बाद ही दूसरे ग्रहों की ओर आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, हमारे क्षेत्र विशाल हैं, असीमित हैं और अभी तक पूरी तरह से खोजे नहीं गए हैं, और बिल्कुल भी खोजे नहीं गए हैं। हाँ, फिर वही बात है कि अब लोग जैसे कि मोटे तौर पर कहें तो पृथ्वी की सतह को अपना चुके हैं और अब आगे विस्तार करना चाहते हैं, यानी समुद्र की गहराइयों में भी और ऊपर भी। और फिर भी कुछ क्षेत्र बचे हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए समताप मंडल, जहां विमान सामान्य रूप से उड़ नहीं सकते। हवाई क्षेत्र, हाँ, लोगों को बहुत पहले से आकर्षित करता आया है। बेशक यह नहीं कहा जा सकता कि यह पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि ऊंचाई है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि कोई न कोई उड़ते हुए शहर अभी भी अपने समय का इंतजार कर रहे हैं, यानी वे पूरी तरह से किसी के साथ संगत हो सकते हैं। मैं जाहिर है अभी कल्पना कर रहा हूँ, लेकिन पूरी तरह से संभव है कि कुछ चुंबकीय क्षेत्र हों, आंशिक रूप से गैस के भंडार हों। हाँ, ये गैस किसी न किसी, मान लीजिए, बायोकेमिस्ट्री या बायोजेनेटिक्स से जुड़ी हो सकती है। वहाँ कुछ संशोधित जीव रह सकते हैं जो गैस का उत्पादन करते हैं और इन भंडारों को भरते हैं। साथ ही हाँ, कुछ चुंबकीय क्षेत्र कुशन वगैरह भी हो सकते हैं। ये पूरी तरह संभव है कि हम सिर्फ कल्पना ही ना करें बल्कि भविष्य की ओर देखें और समझें कि यह भी काम कर सकता है और करना चाहिए। इसके लिए हमारा पहला कदम होगा आसमान में एयरशिप्स को उठाना। और इसलिए हाँ, ऐसी तकनीकों को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, यानी वे हमेशा ही ध्यान के केंद्र में पूरी तरह से रहनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। शायद यह एक छोटी सी जनता के लिए हो, लेकिन कुछ खास समूह होने चाहिए जो वायु वहन का अध्ययन करें और उसे न भूलें, और हमेशा यह कोशिश करें कि इसे यहाँ वहाँ लागू किया जाए, कुछ नई और उन्नत तकनीकों को लिया जाए, उन्हें आजमाया जाए, क्योंकि यह एक ऐसी महत्वपूर्ण पूंजी है जिसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहिए। यह बहुत ही मूल्यवान है। मुझे कम से कम इतनी तो गहरी जिज्ञासा और बहुत अधिक दिलचस्पी है कि विशालकाय एयरशिप्स को आज के अत्यधिक आधुनिक स्तर पर वापस लाया जाए, जो वर्तमान समय में काफ़ी विकसित हो चुका है। क्योंकि मेरी समझ के अनुसार उन शुरुआती दिनों के बाद से इस महत्वपूर्ण दिशा में कोई खास नई खोज या महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है, और अब हम वास्तव में एक बहुत ही आधुनिक और उन्नत यंत्र बना सकते हैं उन नवीनतम समाधानों का उपयोग करके जो आज आसानी से उपलब्ध हैं। और ये एक ऐसा यंत्र होगा जो अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभा सकेगा, और फिर उसे योजनाबद्ध तरीके से और बेहतर बनाते हुए उसमें और भी अच्छे समाधान लागू किए जा सकते हैं। वहाँ पर कोई असली अंतरिक्ष यान भी बनाया जा सकता है, मुझे नहीं पता। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम तुरंत किसी विशाल और जटिल चीज के पीछे न भागे, बल्कि छोटे छोटे और सुविचारित कदमों में तकनीकों को धीरे धीरे अपनाएं, शायद कहीं अगर कोई समस्याएं आती हैं तो इन तकनीकों के विकास का थोड़ा इंतज़ार करना पड़े। लेकिन मुझे लगता है कि निकट भविष्य में एयरशिप्स हमारी धरती के आकाश में उड़ान भरेंगी। यहाँ तक कि बिना किसी अतिरिक्त तकनीक की प्रतीक्षा किए वे 100 साल पहले भी काम कर रही थीं। बस वही किया जा रहा है जो 100 साल पहले किया जाता था, लेकिन अब इसमें आधुनिक समाधान जोड़े जा रहे हैं, जैसे कि नए मटेरियल, इंजन, बैटरी और आवश्यक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये अब भी काम करता है जैसे पहले करता था, बस अब ये और भी अधिक प्रभावी, अधिक पर्यावरण के अनुकूल और पहले से भी ज़्यादा सुरक्षित है। और इससे भी बढ़कर मान लीजिए, मैंने हाल ही में एक ब्लॉगर को देखा जो स्विट्जरलैंड से लाइव प्रसारण कर रहा था, और मेरी हैरानी की बात यह थी कि आल्प्स की पृष्ठभूमि में एक एयरशिप उड़ रही थी। अगर मुझे पता न होता कि यह एयरशिप है तो शायद मैं इस वस्तु की पहचान भी नहीं कर पाता, लेकिन चूंकि मुझे पता था मैंने तुरंत पहचान लिया। यानी ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि उन्हें भुला दिया गया है या वे अब मौजूद नहीं हैं। वे हैं, बस बहुत सीमित मात्रा में हैं,
और कुछ विशेष कार्यों के लिए इस्तेमाल होते हैं। हाँ, यानी अब ये मुख्य रूप से पर्यटन के लिए या कभी-कभी कुछ खास वैज्ञानिक कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। हाल ही में मैंने देखा, हाँ, चीनियों ने कहीं हिमालयी पठार पर एक विशाल एरोस्टेट को कई हजार नहीं, कई किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ाया था। मुझे अभी गलत बोलने का डर है, लेकिन वह 10 किलोमीटर ऊंचाई पर नहीं था। उसका आयतन 9,000 घन मीटर था और उन्हें किसी वजह से इसकी ज़रूरत थी। हाँ, वास्तव में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन्हें वे सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इसमें टेली और रेडियो संचार, विस्तृत निगरानी और भूविज्ञान भी शामिल हैं। ये कार्य काफ़ी सीमित है, क्योंकि आखिरकार ये मुख्य रूप से सैटेलाइट्स और ड्रोन जैसे उन्नत तकनीकी उपकरण हैं। लेकिन अगर इनकी क्षमताओं और उपयोगिता को गहराई से देखा जाए, तो मौजूदा अत्याधुनिक तकनीकों के हिसाब से भी ये निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास जगह बना सकते हैं, और भविष्य में इनकी भूमिका और भी अधिक बढ़ सकती है। और हाँ, यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि लोगों की टीम और तकनीकें काम करने की स्थिति में बनी रहें, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ, मान लीजिए, उस टीम को जिसमें मेरे पिता शामिल हैं, और आम तौर पर पूरे एयरशिप समुदाय के जीवन को भी देखता हूँ। ये सब कुछ कभी-कभी, यानी मौके-मौके पर होता है। मतलब किसी समय लोग इकट्ठा होते हैं, 3-5 साल तक काम करते हैं। वहाँ एक टीम बन जाती है, लेकिन फिर अचानक सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो जाता है। बस कुछ गिने-चुने और अत्यधिक समर्पित लोग इस काम के प्रति पूरी तरह से दीवाने रह जाते हैं, और बाकी सभी लोग दूसरे प्रोजेक्ट्स में चले जाते हैं। फिर कभी अचानक से फंडिंग आ जाती है या किसी की दिलचस्पी फिर से जाग जाती है, तो लोग फिर से एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। रुचि की नई लहर। और यह सब कैसे होता है? हाँ, लेकिन यह ऐसा नहीं है कि एक बार में कोई दिशा तय हो जाए और विकास हो। यह कुछ इस तरह की चमकदार लहरों में होता है, और इसी वजह से यह नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ पूरी तरह से खो जाता है। लेकिन कोई योजनाबद्ध स्थिर विकास नहीं है। बताओ, तुम्हें हमारे समूह का माहौल कुल मिलाकर कैसा लगता है? क्या सब कुछ पसंद है? क्या सबके साथ दोस्ती है? यूं कहें तो। मैं वास्तव में यहाँ के माहौल से हैरान हूँ। जब मैं यहाँ आया और देखा कि लोग सच में एक उड़ने वाली मशीन बनाना चाहते हैं, तो ये बात मुझे बहुत ही ईमानदारी से चौंका गई। यानी सच में यहाँ एक सौहार्दपूर्ण माहौल है। हाँ, कुछ बारीकियाँ ज़रूर हैं, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ सच में एक रचनात्मक वातावरण है, जो कुछ नया बनाने के लिए प्रेरित करता है और उत्साह भी भरता है। मीडिया क्षेत्र में भी यहाँ लोगों के पास आगे बढ़ने के अवसर हैं, मैं देख सकता हूँ। और सच में तकनीकी दृष्टि से भी बिना किसी खास पाबंदी के रचनात्मकता दिखाई जा सकती है। उस वास्तविक विशेष क्षेत्र में जिसमें व्यक्ति की समझ है। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब यहाँ पर, जैसा कि मुझे भी हैरानी हुई, हम सिर्फ हवाई जहाज़ों से ही नहीं जुड़े हैं। हमारे पास एक विभाग है जो इंजनों पर काम करता है, और एक विभाग है जो भविष्य की तकनीकों पर काम करता है, लगभग अंतरिक्ष के इंजन तक बना रहा है। ये बात मुझे इतनी हैरान कर गई कि हाँ, मैंने सोचा था कि यहाँ अधिकतम सिर्फ एयरशिप्स ही होंगे, और बस शायद कुछ और स्ट्रीम्स वगैरह होंगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ लोगों का एक पूरा समुदाय है, और हाँ, हर कोई अपने काम में डूबा हुआ है, जो इस दिशा में आगे बढ़ने का मौका देता है, क्योंकि किसी न किसी तरह से यह उस मुख्य काम से जुड़ा हुआ है जो हम करते हैं। और यह देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे लोग, जो पहली नज़र में एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं, आपस में जुड़ने लगते हैं। इसी मिलन बिंदु पर कुछ नए और रचनात्मक विचार जन्म लेते हैं, और सच में यहाँ कुछ बहुत ही असामान्य चीज़ बन सकती है, जैसा अक्सर होता है जब वे लोग मिलते हैं जो शुरू में एक दूसरे से बिल्कुल अलग प्रतीत होते हैं। इसलिए एयरशिप्स तो बस एक शुरुआत मात्र हैं और ये तो बस आरंभ है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो अब शायद यहीं पर हम अपना पॉडकास्ट समाप्त करेंगे। एक बार फिर तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने समय निकाला, आई और हमसे बातचीत की। मुझे यकीन है कि हम आगे एपिसोड्स में फिर मिलेंगे और दूसरे विषयों पर भी चर्चा करेंगे। और हमें देखने वाले सभी प्यारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया सब्सक्राइब करें, अपनी बहुमूल्य टिप्पणियां दें, दिलचस्प सवाल पूछें, हमें लिखें कि आप हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ में आगे किसे देखना चाहेंगे, और फिर मिलते हैं। नमस्ते। धन्यवाद। जल्द ही फिर मिलेंगे।